व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी IQ। देखिए कोट कितनी शानदार है ये, डोंट वेट फॉर टुमारो बिकॉज यू विल नेवर गेट टुडे बैक। देखिए मैक्सिमम इंसान क्या करते हैं लाइफ में, जब कोई एक काम कर रहे होते हैं तो उस काम पर पूरा फोकस नहीं होता है, दूसरे काम के बारे में सोच रहे होते हैं। मान लीजिए अभी पढ़ने बैठ रहे हैं तो सोचते रहते हैं यार एग्जाम आएगा उसमें क्या करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मतलब अब आप यहाँ पे फिलहाल पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आपकी पोजीशन है, और एग्जाम लास्ट अभी आगे 6 महीने बाद है और एग्जाम के बारे में आप बैठ के सोच रहे हैं। तो आपका जो ये टाइम है यहाँ पर, आप इस टाइम को भी जो आपको अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज करना था, आप किसी और काम के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। इसी तरीके से कहीं पे खेलने जा रहे हैं तो वहां पे पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जब जहां होते हैं वहां पे उस चीज के बारे में न सोचकर दूसरी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, और ये टाइम का सबसे गलत यूज होता है। ये टाइम बिल्कुल वेस्ट टाइम होता है, क्योंकि अगर हम जहां पर हैं वहीं पर ही उसी चीज के बारे में सोचने लगे, उसी काम के बारे में सोचने लगे जो काम हम एट ए टाइम कर रहे हैं, तो वो सबसे बेस्ट तरीका है काम को यूटिलाइज करने का। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में जब आप जिस दूसरे काम के बारे में सोच रहे हैं उसके लिए तो वहां पे टाइम ऑलरेडी डिसाइड है। जब आप उस फेज में जाएंगे तो वहां पे ऑलरेडी उसका टाइम रखा हुआ है। तो इस काम का टाइम आप यहां पर क्यों यूज कर रहे हैं? इस काम का टाइम जो यहां पर करना चाहिए उसको इसी में यूज करना चाहिए, ना कि इस काम को यहां पर यूज करना चाहिए। कहने का मतलब यह सिंपल सी भाषा में, जहां पर भी हो प्रेजेंट वहां पर उसी काम के बारे में सोचो, उसी वक्त के बारे में सोचो जो आप कर रहे हो। फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में सोचकर उस प्रेजेंट को बेकार मत करो, ठीक है। तो हमेशा जो एक बार कोई टाइम चला जाता है वो वापसी नहीं आता है। टाइम से इंपॉर्टेंट कोई भी इस धरती पर चीज नहीं है, अगर ढंग से देखा जाए तो टाइम की रेस्पेक्ट करो, फिर सब आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। ओके, तो आज 7 जुलाई है, देख लेते हैं कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल हम लोगों को डिस्कस करने हैं। ये स्टडी IQ के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर इन सब एग्जामों के लिए। इनसे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये कोर्सेज बेस्ट फैकल्टी के द्वारा बनाए गए हैं। ओके, तो आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर मुझे SMS मिला है। यहाँ पर देखिए इस तरीके के SMS कई बार मिलते रहते हैं। सबसे पहले तो यही बात बोलना चाहूंगा, जिस तरीके से यहाँ पे SMS में आप लोगों को पढ़ने को भी मिल रहा होगा, एक लड़की ने नीचे कमेंट किया तो उसके कमेंट पे गलत कमेंट आए तो उसको अपना कमेंट डिलीट करना पड़ गया, ठीक है। सबसे पहले तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक सजेशन देना चाहता हूं मैं, आप लोगों के अगर कोई कमेंट करते हैं, आंसर देते हैं और उसके नीचे कोई नेगेटिव कमेंट आता है, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, उस कमेंट को डिलीट नहीं करना है। उस कमेंट को आप लोगों को डिलीट नहीं करना है। उस कमेंट की आप लोगों को क्या करना है, एक स्नैपशॉट लो और नीचे फेसबुक का मेरा लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां पर उसको सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो वहां पर सेंड कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उसको डिलीट कर देते हैं तो जो लड़का है या लड़की अगर कोई गलत कमेंट करता है तो उसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पर लेकिन अगर आप उसको डिलीट किए बिना ही उसकी स्नैपशॉट मुझे भेज देंगे तो मैं उस बंदे को या बंदी को जो भी है उसको ब्लॉक कर दूंगा, और वो कभी भी फ्यूचर में स्टडी IQ क्योंकि किसी भी वीडियो पर कोई भी कमेंट नहीं कर पाएगा या कर पाएगी। मैं इसको जेंडर न्यूट्रल रख रहा हूं, लड़कों और लड़की दोनों पर इंप्लीमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि लड़की कमेंट कर रही है लड़के को या फिर लड़का का लड़की, दोनों के लिए इंप्लीमेंट है ये। तो आपके लिए सजेशन है, आप लोग कमेंट डिलीट मत कीजिए। कमेंट डिलीट करने के बाद में कुछ नहीं हो पाएगा उस बंदे या बंदी का। जस्ट उसका स्नैपशॉट लीजिए और मुझे फेसबुक पर सेंड कीजिए, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। कभी भी स्टडी IQ की किसी भी वीडियो के ऊपर वो कमेंट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आगे से ध्यान रखिएगा, कमेंट डिलीट मत करिएगा, डिलीट करने से पहले इन्फॉर्म कीजिएगा। आइए अब देख लेते हैं। देखिए ये सही नहीं है वैसे यार, मतलब एक स्टडी प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे इस तरीके गंदे गंदे कमेंट किए जाते हैं, तो ये मतलब खुद सोचिए। और इतनी दूसरी वेबसाइट है, इतनी सारी वीडियो वहाँ निकाल लीजिए, अपनी भड़ास आप लोगों को निकालनी है। कम से कम यहाँ पढ़ाई करने हैं तो पढ़ाई के हिसाब से करिए ना, फालतू में टाइम वेस्ट हो जाता है इस तरीके की बातें करने में। फिर आप लोग सही रहिए यार। देखिए पढ़ाई करने के लिए मिल रही है इतनी अच्छी चीज़ें, मॉर्निंग में आपको सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, ऑप्टिमम मतलब रिसोर्सेज का ढंग से यूज़ कीजिए आप लोग। सबसे अच्छी बात वो होती है। देखिए जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, इजराइल की विजिट पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हुए हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कई सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पूरा मैप दिखा के अच्छे से चीज़ों को डिस्कस करूंगा तो आप लोगों के माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, वो किस तरीके से इजराइल और पैलेस्टीन वाला इशू है, थोड़ा सा उस पर भी नजर डालूंगा। हालांकि यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया, पर मैं अच्छे से आप लोगों को बैकग्राउंड देकर यहाँ पर चलूंगा। ये जो आर्टिकल है ये भी काफी अच्छा आर्टिकल डिस्कस किया गया है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे म्यूनामेंट है, म्यूनामेंट मतलब जिस तरीके से हमारे यहाँ पे ताजमहल है या फिर लाल किला है या फिर कोई भी म्यूनामेंट ले लीजिए इस तरीके से, तो होता क्या है आज की डेट में, मतलब म्यूनामेंट के आसपास कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और हमारी पार्लियामेंट भी इस तरीके का ही कोई लॉ बनाना जा रही है, जिसके तहत क्या होगा, जो आसपास के 100 मीटर एरिया में पहले क्या था, कंस्ट्रक्शन करना अलाउ नहीं था, पर लेकिन अब अलाउ हो जाएगा। तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। कैग की रिपोर्ट के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से कैग ने भी बोला इस तरीके की एक्टिविटी आप लोग न करें, ज्यादा फायदेमंद रहेगा। पर लेकिन गवर्नमेंट सुन नहीं रही है, तो गवर्नमेंट को काफी क्रिटिसाइज इन्होंने किया है। ओके,
जो ये नीचे वाला आर्टिकल है ये खासकर जो फोकस किया गया है इस पे ब्राजील पे फोकस किया गया है। इस वाले आर्टिकल को मैं आप लोगों को यहीं पे डिस्कस करूंगा क्योंकि इंटरनल ब्राजील की पॉलिटिक्स है तो हमारे ये किसी काम की नहीं है। यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है ये जीएम क्रॉप से रिलेटेड आर्टिकल है जिसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो यहाँ पे 3 व्यू दिए गए हैं, लेफ्ट व्यू दिया गया है, राइट व्यू दिया गया है और सेंटर व्यू दिया गया है। मैं लास्ट 2 वीक से ये इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा हूं। मैं क्या करता हूं, इसको उस दिन डिस्कस न करके इस आर्टिकल को नेक्स्ट डे डिस्कस करता हूं। मेरा पर्पज यही रहता है कि आप लोग भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। अगर मैं आपको कोई आर्टिकल नया पढ़ाऊं तो आप किस तरीके से उसको समझ पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें, तो इसीलिए मैं इसको नेक्स्ट डे डिस्कस कर रहा हूं। काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है मुझे। जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत अच्छा, और जो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी स्टार्ट करें। आप लोगों को क्या करना है, इस आर्टिकल को पढ़ना है। पढ़ने के बाद में यहाँ पे तीनों व्यू दे रखे हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर। तो आपको क्या करना है, पढ़ने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि हमको जीएम क्रॉप बढ़ानी चाहिए, हमको इन पे फोकस देके चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। सारे व्यूज आपको नीचे मिल जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस पढ़ के आंसर देना है। फिर क्या करूंगा, इससे क्या होगा, आप लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। अगर मैं नहीं पढ़ा रहा हूं तो आप आर्टिकल को किस तरीके से समझते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे क्या करूंगा, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर आप अपने आर्टिकल के जो पॉइंट्स है वो आप इसके साथ में मैच कर सकते हैं कि कहां कहां आपने गड़बड़ की है, कहां कहां पे आप सही हैं और कौन से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिले। तो ये आर्टिकल आज फिर मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं। अगर अब की बार अच्छा रेस्पॉन्स फिर से मिलेगा तो सही है, वरना नेक्स्ट वीक से मैं इसको खुद से डिस्कस करना स्टार्ट कर दूंगा उसी दिन। अगर आप लोगों को ये एक्टिविटी सही लग रही है जो हम कर रहे हैं तो सही है, नीचे कमेंट कीजिए। अगर सही नहीं लग रही है तो बता दीजिए, मैं इसको रोक दूंगा यहीं पर ही, ठीक है। आप लोगों के हिसाब से ही काम होगा, मेरे हिसाब से कुछ काम नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये नीचे वाला आर्टिकल, यहाँ पे 3 बातों का जिक्र किया गया है क्यों इंडिया प्रोटेस्ट कर रहा है और इंडिया ने अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया है। इस आर्टिकल को देखेंगे। ये वाला आर्टिकल जो जिक्र किया गया है यहाँ पे, जिस तरीके से शादी होती है हमारी सोसाइटी में, या फिर डेथ होती है या फिर बर्थ होता है, उनका रजिस्ट्रेशन बोला गया है लॉ कमीशन के द्वारा कि उनको कंपलसरी करो। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड कई इशू निकल के आते हैं। किस तरीके से मतलब चाइल्ड मैरिज हो जाती है, वुमेन के खिलाफ कोई भी अत्याचार होता है सोसाइटी में, और भी बहुत सारे इशू से कनेक्ट हो जाते हैं। तो उन पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी अगर एक रजिस्टर्ड फॉर्म में चीजें रहेंगी, क्योंकि पता ही नहीं चलता है किसकी शादी किससे हो रखी है, कौन किसका हस्बैंड है। जब केस निकल के आता है तो बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं। तो शादी को रजिस्टर करने की बात यहां पर की जा रही है और रिकमेंड किया गया है पार्लियामेंट को कि इस पे लॉ बनाए। तो इस आर्टिकल को भी हम लोग देखेंगे। अब ये 2 आर्टिकल देख लेते हैं। इन 2 आर्टिकलों में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही नहीं है, पर लेकिन पता होना चाहिए कि आसपास वाले एरिया में क्या चल रहा है। तो इन वाले आर्टिकल को मैं बताता हूं। पहले हम जो आर्टिकल लेके चलते हैं वो आर्टिकल हम लेके चलते हैं ये वाला, ठीक है। ये वाला आर्टिकल हम लोग लेके चलते हैं। इस वाले आर्टिकल के बारे में देखिए, ये आर्टिकल ब्राजील वाले एरिया के बारे में जिक्र किया गया है। पहले हल्का सा आर्टिकल के बारे में बता देता हूं, फिर उसके बाद में यहाँ के फिजिकल और हम जियोग्राफिकल थोड़े से मतलब जो पॉलिटिकल और फिजिकल मैप हम लोग देखेंगे। देखिए हुआ क्या है, जो ब्राजील में पहले जो लीडर थे, ठीक है ना, उनका इम्पीचमेंट हुआ अभी, ठीक है। उसके बाद में उनका इम्पीचमेंट हुआ और करप्शन के चार्ज में। अब फिर से जो नए लीडर आए हैं, जो नए प्रेसिडेंट है यहाँ पे, उनकी भी सेम कंडीशन चल रही है और फिर से उनका भी उसी दर्शन में पहुंच गए जहां से पहले वाले का इम्पीचमेंट हुआ था। माना ये जा रहा था कि जो नए प्रेसिडेंट है वो थोड़ा अच्छा वर्क करेंगे, सही से चीजों को टैकल करके चलेंगे, लेकिन जो सिचुएशन निकल के आ रही है वो सेम है जैसे पहले वाले के टाइम पर थी। तो यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि कहीं ना कहीं कि कुछ ना कुछ तो चेंज होना चाहिए, कि देखिए फिर से वही कंडीशन बन गई तो कहीं तो कुछ गलत चल रहा है। बाकी तो इंटरनल पॉलिटिक्स है, एक पार्टी दूसरे को क्या क्या बोल रही है वो हमारे किसी काम की नहीं है। हमको अपनी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, तो उनका तो क्या करना है हम लोगों को। यहाँ पे देखिए ब्राजील की जो कैपिटल है, पहले ब्राजील के बारे में पूरा फोकस हो रहा है, तो वो है ब्रासिलिया, ठीक है। तो कैपिटल याद रखेगा, और जो करेंसी है वो है रियल, REAL, ठीक है। BRLB इसको बोला जाता है जो शॉर्ट फॉर्म में। तो आप लोगों को ये कैपिटल है, ये इसकी करेंसी है, थोड़ा याद रखेगा। ये यहाँ पे फिजिकल मैप हो गया, वो पॉलिटिकल मैप हो गया। यहाँ पे आप लोग देखिए, तो पॉलिटिकल मैप में आप लोग देखिए ये वाला ब्राजील है। इस वाले ब्राजील को अगर देखा जाए तो पूरा इसमें मैक्सिमम जो फोकस आता है, अगर राइट वाले में देखा जाए तो अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात कर रही है। तो यहाँ पर जो ये रेन फॉरेस्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था, क्वेश्चन भी आता है कई बार, इनको लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। मतलब ये प्योरीफाई करते हैं एयर को जो हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती है। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे आप लोग सारे स्टेट भी देख सकते हैं। यहाँ पे अभी यहाँ पे देखिए फ्रेंच गुयाना, यहाँ पे हम लोग कई बार देखते हैं यहाँ से मिसाइल्स वगैरह भी और सैटेलाइट्स, वो मिसाइल बोल रहा हूँ, सैटेलाइट्स वगैरह भी छोड़े जाते हैं। जिस तरीके से हमारा अभी एक सैटेलाइट भी यहाँ से लॉन्च किया गया है, ये इसी तरीके से जिस तरीके से हमारे यहाँ पे हमारे वाले एरिया है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, श्रीहरिकोटा वगैरह। तो इसी तरीके से यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला हो गया सूरीनाम, ये होगा गुयाना, ठीक है। वेनेजुला काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में हम लोगों ने देखा जिस तरीके से हमारे यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन हुआ था, वेनेजुला में भी डीमोनेटाइजेशन हुआ था। यहाँ की करेंसी में आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आते हैं। जो एक्टिविटी हमारे यहाँ पे हो रही है, अगर पैरेलल में इस तरीके की एक्टिविटी किसी और कंट्री में भी हो रही है तो आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। पनामा कैनाल यहाँ पे पड़ती है, आप लोगों को पता है, इसी वजह से वो काफी न्यूज में भी रहती है। तो ये भी आप लोगों को कैरेबियन सी, आप लोगों को ये भी याद रख सकते हैं। देखिए नॉर्थ पैसिफिक और कैरेबियन सी
तो इन दोनों को पनामा कैनाल जोड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके की कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, मैप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वाडोर हो गया, ओके, इक्वाडोर हो गया, यहाँ पे ये पेरू हो गया, यहाँ पे अगर इन वाले एरिया को देखा जाए, ये चाइल हो गए यहाँ पे, तो ये वाला एरिया काफी फेमस होता है और इसके बारे में क्वेश्चन भी आता है। एंडीज माउंटेन के बारे में आप लोगों ने जिक्र सुना होगा। एंडीज माउंटेन यहाँ पर पड़ती है, ये पूरा कहाँ से कहाँ तक चलती है, ऊपर से लेके आती है ये। अगर आप लोग देखें यहाँ पे वेनुजुला से लेते हुए आती है। तो आप लोगों को अगर कभी पूछ लिया जाए वेंडीज जो एंडीज माउंटेन है उनकी रेंज क्या है, जिस तरीके से वेस्टर्न घाट की पूछी गई थी, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ से होती हुई मतलब पूरा आप लोग वेनुजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चाइली, तो ये सारी स्टेट से यहाँ से होते हुए आ रही है। तो फिजिकल मैप आप लोग देखा कीजिए, थोड़ा सा ढंग से आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। ये हो गया अर्जेंटीना, ये हो गया उरुग्वे, ये हो गया पेरुग्वे और ये हो गया बोलीविया। तो यहाँ पर एंडीज माउंटेन के अलावा ये लेक आप लोग भी याद रख सकते हैं, टिटिका का, ठीक है, इस लेक का नाम याद रखिए। तो इसके अलावा अटाकामा डेजर्ट कई बार पूछा जाता है, अटाकामा डेजर्ट, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये वाला इस वाले एरिया में पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़े से फिजिकल मैप हो गए। खासकर आप लोगों को अमेजन रिवर को तो याद रखना ही रखना है, इसके बारे में तो बहुत सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पर देख लीजिए, ये होकर किस किस से जा रही है यहाँ पर, साउथ अमेरिका में। इसको ढंग से अगर आप लोग समझना चाहिए, इस वाले एरिया पे जिक्र कर रहा हूँ, अगर किसी ने नहीं देखा है तो ये वाला एरिया। और ये भी मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, आप में से एक स्टूडेंट ने मुझे ये मैप सेंड किया है। अब तक मैं वो तिरछे मैप यूज़ कर रहा था जिसमें इक्वेटर है हमारी उल्टी सीधी चल रही थी, तो अब ये मैप आप लोग सही देख पाएंगे पूरा अच्छे से। यहाँ पर सारे एरिया हैं, नीचे अंटार्कटिका भी है, आर्कटिका भी है, सारे एरिया कवर कर रहे हैं। पहले अलास्का भी दिखाने के लिए मुझे अलग जाना पड़ता था, तो ये अलास्का हो गया यहाँ पे। तो मैप अब आप लोगों को अच्छे से दिखा पाऊंगा मैं ढंग से, ठीक है ना। तो आइए अब आगे चलते हैं यहाँ पर। तो ये कंप्लीट हो गया इसके बारे में, मतलब जो ये हो गया आप लोगों का पूरा पॉलिटिकल और फिजिकल मैप हो गया साउथ अमेरिका का। थोड़ा थोड़ा फोकस देकर चलिए, कई सारी और रिवर भी है, और भी जैसे जैसे आगे बातें आती रहेंगी हम लोग अच्छे से डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट वाला आर्टिकल है वो है सीरिया के बारे में। ये देखिए आप लोगों को नज़ारा नजर आ रहा होगा, यहाँ पर कोई भी घर यहाँ पर ऐसा नहीं है जहाँ पर आप लोगों को दिख रहा हो कि परिंदा भी कोई पर मार रहा हो। घर तो क्या यहाँ पे खंडर बन चुके हैं। ये सीरिया की रियलिटी है आज की डेट में, ये सीरिया है। यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं बच्चे, मतलब यहाँ पर आप मतलब हम लोगों को ना अपने ऊपर मतलब गर्व करना चाहिए। हम लोगों को अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए कि हम इंडिया जैसी कंट्री में हैं। यहाँ पर हम किसी को भी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, किसी को भी गाली दे सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट तक का गाली दे देते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी खड़े होकर हम गंदगी फैला सकते हैं। हम इंडिपेंडेंट है, किसी के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। जहां तक मतलब जितनी इंडिपेंडेंसी मुझे लगता है इंडिया में है, वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में नहीं है। ये आप लोग खुशनसीब हैं, हम लोग खुशनसीब हैं कि इंडिया जैसी कंट्री हमको मिली है। तो प्लीज़ थोड़ी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप लोग भी अच्छे से रहिए सोसाइटी में, सोसाइटी को अच्छी बना के रखिए, कंट्री के बारे में सोचिए कुछ, ठीक है। इतनी अच्छी कंट्री बनी है तो उसको मिली है तो उसको और अच्छी कंट्री बनाने की कोशिश कीजिए। जो आप लोग पढ़ते हैं यहाँ पर वो चीज़ लोगों को पढ़ाइए, एक ज्ञान पार्टिसिपेट की मतलब ज्ञान डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आप लोगों के पास में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है तो लोगों को दे दीजिए, शेयर कीजिए, तो एक अच्छी सोसाइटी बनाइए। क्योंकि देखिए अगर इस जगह कहीं पे होए तो खुद आप लोग समझिए, जिस तरीके से आप लेक्चर यहाँ पर सुन रहे हैं बैठ के, लेक्चर तो सुनना दूर की बात है, खाने और पानी के लिए लोग तरस रहे हैं यहाँ पर। और क्या बोलूँ इससे आगे में, आप लोग अब मैप में देख लीजिए थोड़ा। ये यहाँ पर सीरिया हो गया, पहले बड़े मैप में देखिए आप लोग ढंग से समझ में आएगा। लोकेशन, ये वाली लोकेशन यहाँ पे ये इंडिया हो गया, ये वाली लोकेशन यहाँ पे सीरिया की पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे सीरिया की पड़ती है। अब थोड़ा सा इसको बढ़ा के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जिससे आप लोग ढंग से इसको कोरिलेट कर पाएँ। अब ये वाला आ गया यहाँ पे, देखिए सीरिया की जो कैपिटल है वो है डमाकस, ठीक है। और जो सीरिया की करेंसी है वो है सीरियन पाउंड, याद रखिएगा इसको। कई बार इस तरीके की जो न्यूज़ में होती है बहुत ज़्यादा ये पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे अगर आप ढंग से देखें तो यहाँ पे लेबनान हो गया, ठीक है, यहाँ पे जॉर्डन हो गया, इससे क्वेश्चन आ चुका है मैप में भी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, इराक हो गया, तो ये सीरिया चल रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे बात की जाए, देखिए यहाँ पे ये सारे एरिया दे रखे हैं, ये है रिजीम कंट्रोल, रिबेल ग्रुप हो गया यहाँ पे, तो सारे अलग अलग इस्लामिक स्टेट का कंट्रोल हो गया। यहाँ पे कुर्दिश हो गया, जो मैंने आप लोगों को बताया था कुर्दिस्तान बनाने की बात चल रही है। रसिया परजेंस भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आज की डेट में सीरिया जो है वहाँ पे इंडिया जो इंटरनल पार्ट है वहाँ पे उनकी तो अलग बात होती रहती है, पर बाहर वाले जितनी आदमी है वहाँ पे उन्होंने भी अपना अलग अलग एरिया कैप्चर कर रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा लड़ाई होती रहती है। तो लड़ाई किस किस के बीच में होती है, एक तरफ तो जो प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट है यहाँ पे बशर अल असद। दूसरी प्रेसिडेंट को सपोर्ट कौन कर रहा है, यहाँ पे रशिया सपोर्ट कर रहा है और ईरान सपोर्ट कर रहा है। और जो दूसरी साइड में है, दूसरी साइड में हो गया जो रिबेलियन है, वहां पे उनके साइड में यूएसए हो गया, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड हो गया, यूके वगैरह और सारी कंट्री हो गया। ये क्या चाहते हैं, किसी भी तरीके से प्रेसिडेंट को यहाँ से हटाना चाहते हैं, प्रेसिडेंट को यहाँ से हटाना चाहते हैं। और अपोजिशन में जो देखिए आज की डेट में यहाँ पे एक कंफ्यूजन और बना हुआ है। अपोजिशन में एक साइड में आईएसआई है, ठीक है,
एक साइड में आईएसआई अपोजिशन में हो गई यहाँ पर, और यही अपोज कर रहे हैं प्रेसिडेंट को। ऊपर से यूएसए भी प्रेसिडेंट को अपोज करना चाहता है और दूसरी साइड में आईएसआई भी अपोज करना चाहता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यूएसए जो हो गया वो ऐसे आईएसआई का सपोर्ट कर रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड अगर देखा जाए तो यूएसए कहता है कि हमको इन टेररिस्ट को हटाना है, पर लेकिन यहाँ पे सपोर्ट में आ जाता है। तो यूएसए की यहाँ पे सिचुएशन जो है वो एक ऐसी हो जाती है, मतलब क्या बोलूँ इसको, मतलब भीगी बिल्ली की तरह। उसको ये समझ में नहीं आता है जब उस पर क्रिटिसिज्म होने लगता है करना क्या है, बस दादागिरी है तो चीजें चलती रहती हैं। मतलब अगर जिसको हटाना चाह रहा है उसको हटाए तो सीधी सी बात है, हटाना चाह रहा है, पर लेकिन अपोजिशन भी हटाना चाह रही है। अपोजिशन में कौन है? मिलिटेंट ग्रुप है। तो इस तरीके की एक्टिविटी निकल के आती है। तो आज तक का सीरिया का कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए नहीं सुलझ पा रहा है। यहाँ पर लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। सब अपने अपने फायदे साधने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट यहाँ पे सिचुएशन है जो सीरिया की मैंने आप लोगों को बताई। तो इसके बारे में अंदर यही बता रखा आर्टिकल में, ये उसको मार रहे हैं, वो उसको मार रहे हैं, कौन किसके साथ में है। तो देखिए यहाँ पर अगर सबसे पहले अगर यहाँ पर सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले जो एक्सटर्नल पार्ट है उनको बाहर निकलना पड़ेगा यहाँ से। उसके बाद में जो इंटरनल पार्ट है वो अपने हिसाब से चीजों को सॉर्ट आउट करें, तब जाके चीजें सही हो सकती हैं। वरना एक्सटर्नल पार्ट की ज्यादा लड़ाई हो रही है एज कंपेयर टू इंटरनल पार्ट यहाँ पे, ठीक है। उनके सिंग ज्यादा लड़ रहे हैं यहाँ पर आकर। तो आइए, ये आर्टिकल था यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आप लोगों को सोचा मैप के थ्रू ढंग से समझाया जाए। ये अलेप्पो सिटी हो गई, यहाँ पे नॉर्थ में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, ठीक है। ये राक्का हो गया, यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। तो इस तरीके की जो कुछ हैं तो आप लोग इनको याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को आज इजराइल के बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। आइए अब आर्टिकल में आगे चलते हैं। ये वाला आर्टिकल है, हमारा मोदी जी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो इजराइल की विजिट पे गए हुए हैं। तो देखिए जो इजराइल के लीडर हैं तो उन्होंने क्या बोला है, वो बहुत दिनों से हमारा इंतजार कर रहे थे। बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए 70 ईयर बोला है इन्होंने, हम 70 सालों से आपका इंतजार कर रहे हैं। 70 साल मतलब देखिए जो इजराइल का फॉर्मेशन हुआ था वो 1948 में हुआ था। तो 1948 में अगर आप लोगों को पता चल रहा हो तो 1947 में क्या होता, हमारी कंट्री भी आज़ाद हुई थी। तो तभी क्या हुआ, इजराइल का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर आप लोग मैप देखिए, थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ पे पैलेस्टीन हुआ करता था, तो कहीं पे आप लोगों को इजराइल नहीं दिख रहा है। तो ज्यूज जो लैंड है, जो ज्यूज है यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये व्हाइट वाली लैंड ज्यूज वाली लैंड है। तो 1947 में आ जाइए, अब यहाँ पे इजराइल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। 1948 में इजराइल का फॉर्मेशन हो गया। अब इस तरीके से चीजें चलनी स्टार्ट हो गई। ये देखिए जो ग्रीन था वो घटना स्टार्ट हो गया, जो व्हाइट था वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे जो टाइम पीरियड दिया गया है, ठीक है, ये क्या दे रहा है 1949 से और 1967 तक का दे रखा है। 1967 में आके ये कंडीशन रह गई है और ये 2000 की कंडीशन है और 17 साल हो चुके हैं और भी घट चुकी है यहाँ पर। तो ये कंप्लीट इस तरीके से स्टेज दिखा रखी है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो इस तरीके से जो इजराइल है वो पैलेस्तीन का एरिया खत्म होता जा रहा है। और अगर आप लोकेशन देखें यहाँ पर ढंग से, इसकी ये वाली अगर लोकेशन देखें आप लोग यहाँ पर, ये वाली लोकेशन, ठीक है, इसके आसपास कौन कौन सी कंट्री है यहाँ पर, तो सारी आप लोगों को कंट्री ऐसी देखने को मिलेगी जो इजराइल को खाने और पाड़ने के लिए तैयार रहती हैं, ठीक है। फिर भी इस जैसी सिचुएशन में भी इजराइल आज की डेट में बरकरार है वहाँ पर, ठीक है। तो बरकरार है वहाँ पर, तो बरकरार किसकी वजह से है, तो सीधा फंडा निकल के आता है। तो यूएस एक ऐसी कंट्री है जिसके ताकत और दम खम पर आज की डेट में यहाँ पर बरकरार है। मैंने आप लोगों से कल भी डिस्कस किया था कि जिस तरीके से चाइना जो है आज की डेट में नॉर्थ कोरिया का यूज करना चाह रहा है, मतलब यूएसए के खिलाफ यूज करना चाह रहा है, उसी तरीके से जो यूएसए है वो इजराइल का यूज करता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। आज अब यहाँ पे तो ये बात हो गई। देखिए यहाँ पे पहले हम क्या किया करते थे, इजराइल को सपोर्ट नहीं किया करते थे बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि जो पैलेस्तीन है ये मैक्सिमम मुस्लिम कम्युनिटी है और हमारी कंट्री में भी जब तक हम आज़ाद नहीं हुए थे हमारी कंट्री में भी मुस्लिम कम्युनिटी पाई जाती है। तो हमारे जो लीडर थे वो चाहते थे कि हम जो है इस इशू को इस तरीके से न देखें, क्योंकि हमारी खुद की मुस्लिम कम्युनिटी वरना गुस्से में हो जाएगी, ठीक है। तो हमको जो हमने को अपने रिलेशन बना के चलने थे वो न्यूट्रल रिलेशन रखने थे। हमारी मुस्लिम कम्युनिटी एक बात हो गई, दूसरी बात क्या है, हमारे जो रिलेशन है सऊदी अरेबिया के साथ ले लीजिए, दूसरी जो वेस्टर्न कंट्री है, जो वेस्ट एशिया वाली कंट्री है उनके साथ में ले लीजिए, हमारे रिलेशन सबके साथ में काफी अच्छे हैं, ठीक है। अगर इन कंट्री की बात करूं मैं, यहाँ पे सऊदी अरेबिया ले लीजिए, जो जितनी भी कंट्री है, यहाँ पे इराक ले लीजिए, तो जितनी भी यहाँ पे कंट्री है इनके साथ में हमारे रिलेशन काफी अच्छे हैं, ठीक है। तो हमारे रिलेशन इनके साथ में काफी अच्छे हैं और ये मैक्सिमम जो कंट्री है यहाँ पर ये इजराइल से चिढ़ती है। तो हमको क्या करना है कि न्यूट्रल अप्रोच लगा के चलनी थी। तो इसीलिए अगर देखा जाए हम अपने रिलेशन जनता के सामने उजागर नहीं कर रहे थे आज तक। इंदिरा गांधी जी के टाइम पर देखे डिस्टेंस है काफी, नरसिम्हा राव जी के एरा में जाके चीजें थोड़ी पास आनी स्टार्ट हो गई, वाजपेयी जी के सामने हम लोग आमने सामने आके बैठ गए और जहाँ पे मोदी जी के एरा में अब हम लोग आसपास आके बैठ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे रिलेशन चेंज होते आ रहे हैं। तो 1970 जो एरा था वहां से लेके आज की डेट में 2000 जो हम 17 में बैठे हुए हैं, ये वाला एरा हम यहाँ पर, ये वाला एरा जो है हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये वाला 1990s का एरा था, 1990s का टाइम था,
ठीक है, वाजपेयी जी का टाइम आप लोग जानते हैं, 2000 का टाइम था ये, ठीक है। तो यहां तक का अगर ईरा हम लोग इस टाइम ड्यूरेशन को देख के चले तो हमारे रिलेशन इजराइल के साथ में काफी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अगर यहां से लेके हम लोग ऐसे चलें तो अब हम लोग काफी अच्छी पोजीशन में आ गए हैं। तो इसीलिए यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं उन्होंने बोला है कि मैं 70 साल से इंतजार कर रहा था। क्या इंतजार कर रहे थे? कि हमारी कुर्सी आसपास में आ जाए। तो हमारी कुर्सी आसपास में आ गई आज की डेट में। तो देखिए, यूएन को हम क्या करते थे, हमेशा स्टार्टिंग में अपोज किया करते थे, हम पैलेस्तीन को सपोर्ट किया करते थे, खुल के सामने नहीं आया करते थे, क्योंकि इलीगल सेटलमेंट इसको बोला जाता है जो इजराइल कर रहा है। तो हम कभी भी सामने नहीं आया करते थे, पर इजराइल के सामने हमारे रिलेशन थे वो सही थे, हम उनको बरकरार रखे हुए हैं तब से, ठीक है। तो इजराइल लीडर जो है हमेशा फोर्स करते थे इंडिया को कि हमारे साथ में अच्छी टाई करो और खुल के सामने आओ। पर इंडियन जो है वो एक्नॉलेज तो करते थे, पर लेकिन खुल के सामने नहीं आते थे। पर लेकिन नरसिम्हा राव जी के टाइम पे 90s में मैंने बोला आप लोगों को, तो रिलेशन थोड़े सही होने स्टार्ट हो गए। इजराइल हमेशा चाहते थे कि एक्नॉलेज किया जाए रिलेशन को अच्छे से, ठीक है। तो मोदी जी की जो अब विजिट हुई है, तो अब वो जो है हम खुल के सामने आ गए हैं, और हम जो मोदी जी हमारे जा रहे हैं वो जो ऑक्यूपाइड एरिया है वहां पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम ढंग से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं रिलेशन को। किस चीज में हम फोकस कर रहे हैं? वाटर में, एग्रीकल्चर में, स्पेस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, साइबर सिक्योरिटी में। तो इजराइल को माना जाता है ये बहुत ही मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी है इन सब एरिया में। तो इनके साथ में हम रिलेशन करेंगे अच्छे से तो बहुत सारी चीजें सही हो जाएंगी। और देखिए एक बात और होती है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी हुई थी 2008 में, ठीक है, 2008 में जो टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे यहाँ पर हुई थी, उस टाइम पे इजराइल ने क्या बोला था, ये जो हमको टैकल करने में इसको 3 से 4 दिन लगे थे। इजराइल ने बोला था हम आपको सपोर्ट करते हैं, और ना हम इसको मतलब कुछ घंटों के अंदर ही इन्होंने बोला था हम पूरे इसको मैटर को टैकल कर लेंगे, आप हमको टाइम दीजिए। इजराइल के पास ऐसे ऐसे बम है, अगर कोई आदमी ऐसी मतलब गन है काफी, और ऐसी इनके पास में इक्विपमेंट है, अगर कोई आदमी दीवार के इस साइड में खड़ा है, ठीक है, और ये इस साइड में है, कितनी भी मोटी दीवार क्यों ना हो, इनके पास ऐसी थर्मल इमेजिंग की चीजें हैं, ऐसी डिवाइस हैं कि ये रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि दीवार के उस साइड में कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, और उसको यहां से आप लोग शूट कर सकते हैं आर पार दीवार के। तो इस तरीके की उनके पास में टेक्नोलॉजी है काफी। तो ये काफी फायदेमंद साबित हो सकती है फ्यूचर में, अगर हम इजराइल के साथ में इस तरीके से कॉन्टैक्ट बढ़ा के चलते हैं तो, ठीक है। इसके आज में क्या देखा है कि देखिए मोदी जी ने अपने फाइनल मतलब जो सिग्नल है वो अच्छे दे दिए हैं कि इजराइल के साथ में अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने की बात चल रही है, मतलब अपनी आर्मी के लेवल पे भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने की बात चल रही है। यहाँ पे ये कोटेशन है, आप लोग यूज कर सकते हैं। देखिए बोला क्या गया है यहाँ पे इस कोटेशन में, बेस्ट फ्रेंड्स आर जज नॉट जस्ट बाई बायलैटरल बोनोमीज, मतलब जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं उनको जज नहीं किया जाता है, बायलैटरल जो रिलेशन होता है मतलब एक दूसरे की खुशमिजाजी पूछना कि हाँ भाई क्या हालचाल है तुम्हारे, हमारे सही हैं, आपके कैसे हैं, तो उस पर बायलैटरल रिलेशन उस पर नहीं जज किए जाते कि बेस्ट फ्रेंडशिप क्या है, ये उस पर जज किए जाते हैं कि आप लोगों में कितनी एबिलिटी है कि जिन इशू पर आप अनकंफर्टेबल हैं उन इशू को भी आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल अगर इसका देना चाहूं तो बेस्ट एग्जांपल निकल के आता है जवाहरलाल नेहरू जी को ले लीजिए और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ले लीजिए। उनके जो रिलेशन थे आपस में, वो अगर मतलब उनकी जो दोस्ती थी वो सही थी, पर लेकिन उनके जो मतलब सोचने समझने की जो उनकी जो एक लेवल था वो काफी इशू थे जिन पर वो डिफरेंट था, ठीक है, पर लेकिन फिर भी वो उन इशू को डिस्कस करते थे और कंफर्टेबल जोन में लेके आते थे। तो ये होती है एक अच्छी फ्रेंडशिप की किस तरीके से आप चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो यहां पर भी यही बात बोली गई है। ओके, तो मोदी जी ने भी देखिए आज की डेट में ये ऑक्यूपाइड जो टेरिटरी है उसमें विजिट नहीं कर रहे हैं, तो ये भी अपने रिलेशन को एक अच्छे लेवल पे उजागर कर रहे हैं। और देखिए अभी क्या हुआ था, पैलेस्तीन के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो वो अभी इंडिया की विजिट पर आए हुए थे। तो हुआ क्या था उस टाइम पे, तो दोनों ने देखिए मतलब इंडिया ने भी बोला कि 2 नेशन थ्योरी जिस तरीके से उनको सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला, उसके अलावा क्या बोला कि रिज्यूम टॉप करो, अपनी आपस में बात करना स्टार्ट करो और पीस प्रोसेस में रहो। तो ऐसा नहीं है कि हम अपना जो पैटर्न है उससे चेंज हो रहे हैं, बस हम ये हैं कि हम अपना जो इजराइल के साथ मतलब पैलेस्टीन के साथ में हमारे रिलेशन वो वही है जो पहले थे वही है, उसी जैसे हैं, पर लेकिन जो हम चेंज करना जा रहे हैं वो थोड़ा सा अपना मतलब लोगों के सामने खुल के आना चाह रहे हैं कि इजराइल के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन है। वेस्ट एशिया वाला जन मैंने आप लोगों को फंडा बताया, वेस्ट एशिया के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन है, इजराइल से चिढ़ते हैं तो उनके साथ भी हमको अपने रिलेशन अच्छे बना के चलना चाहिए, ठीक है। तो यही बात बोली गई है कि अब हम अच्छे लेवल पे उनके साथ में रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। और मोदी जी भी मोरल सपोर्ट, तो देखिए मोरल सपोर्ट से कहीं ना कहीं डिपार्चर करते हुए नजर आ रहे हैं, पैलेस्तीन में नहीं जा रहे हैं, पर लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में अगर देखा जाए हम जो है अपने देखिए हर एक कंट्री के अपने अपने मतलब अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। अब ये थोड़ी ना हम इजराइल को साइड में रख दें और पैलेस्तीन के इशू को सपोर्ट करते रहें दूसरे के फायदे के लिए, तो कहीं ना कहीं हमको अपनी कंट्री के फायदे में भी सोचना है ना, हमारी कंट्री के लिए ज्यादा फायदेमंद क्या है, क्यों, क्योंकि इजराइल को अगर देखा जाए 1971 की वार में भी देखा जाए और भी जब भी हमको इसकी इजराइल की जरूरत पड़ी है तो उन्होंने इवन जहां पे यूएस भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, यूएस भी अपोज कर रहा है, वहां भी ये हमारे साथ में आए निकल के।
तो यार ऐसा दोस्त कहाँ मिलेगा? तो ऐसे इंसान के साथ में रिलेशन हम लोगों को अच्छे बढ़ाने चाहिए। ओके, तो ये बात यहाँ पर पूरे कंप्लीट आर्टिकल था। ये वाला आर्टिकल है यहाँ पर, इस वाले आर्टिकल में म्यूनिमेंटल क्राइसिस के बारे में जिक्र किया गया है। क्यों जिक्र किया गया है? देखिए हमारी जो अभी गवर्नमेंट है वो क्या करने जा रही है, एक इस तरीके का बिल लेके आने वाली है, एक एक्ट लेके आने वाली है, जिसके तहत क्या किया जाएगा, जो 100 मीटर की आजकल की रेंज है, मान लीजिए ताजमहल है, ताजमहल के आसपास 100 मीटर की रेंज में पहले क्या कुछ भी चीजें बनाने की वो अनुमति नहीं थी, पर लेकिन अब उसको साइड में रखने की बात चल रही है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अग्रसर है इंट्रोड्यूस करने में अमेंडमेंट, किसमें, जो आर्कियोलॉजिकल साइट एंड द रिमेन्स एक्ट है। तो मतलब साइट हो चाहे एक्ट, मतलब जो रिमेन्स भी बचे हुए हैं, कई सारे आप लोगों को खंडर भी दिखते होंगे। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग मतलब कई बार जाते होंगे आसपास, जो छोटे छोटे टूटे फूटे आप लोग मोन्यूमेंट दिखते हैं, पुराना किला वगैरह ले लीजिए, या फिर हौज खास वाले एरिया में आप लोग चले जाइए, वहां पर कई सारे इस तरीके के मोन्यूमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा जो टूटे हुए पड़े हैं। तो अगर आप इन वाले एरिया में जाकर देखो तो आप लोगों को चीजें समझ में आती है, मतलब ये पुराने टाइम में एक अच्छी इमारत थी, अब टूट गई है, तो उनके रिमेन्स को भी अवशेष रखने के लिए भी इस तरीके के मतलब एक्ट बना हुआ है कि इसके आसपास में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब क्या बात निकल के आ रही है, ये बात बोली जा रही है यहाँ पर, ये कंपेयर कर रही है दो चीजों को। देखिए ताजमहल ले लीजिए, ये यहाँ पे महाबलीपुरम ले लीजिए, कहाँ पे पड़ता है आपको लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है किस एरिया में पड़ता है ये। तो इन एरिया को ले लीजिए जो मोन्यूमेंट है, उसके पास में क्या रहता है कि 100% रेडियस में 100 मीटर रेडियस में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउ ना किया जाए। इसको कंपेयर कर रहे हैं टाइगर जोन को। देखिए जिस तरीके से टाइगर जोन या कोई भी फॉरेस्ट में आप लोग एक ऐसा एरिया बनाते हैं जो कोर एरिया होता है, तो वहां पे आसपास वाले एरिया में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट मिल सकता है वहां पे ह्यूमन और एनिमल के बीच में। ठीक है, तो इसी तरीके से ये बोल रहे हैं कि यहां पर भी जो म्यूनिमेंटल ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिफेंसमेंट की बात कर रहे हैं। मतलब यहां पर क्या होता है, म्यूनिमेंट को यहां पर हटाया जा सकता है, जो छोटे मोटे टुकड़े बचे हुए हैं उनको क्या कर सकता है, वहां से हटाया कुछ बना दिया जा सकता है, मतलब उनका अस्तित्व खत्म हो सकता है। और कई बार हम लोगों ने केक की रिपोर्ट में भी देखा है 546 ऐसे मोन्यूमेंट है जो कि एनक्रोच कर दिए गए हैं, जिनका पता ही नहीं है कि आज की डेट में कहां है, गायब कर दिए गए हैं। ये बात कैक की रिपोर्ट में निकल के आई। इसके अलावा अगर देखा जाए जो 2/3 आज की डेट में मोन्यूमेंट्स है हमारे यहाँ पे, ताजमहल ले लीजिए या लाल किला ले लीजिए, और भी बहुत सारे मोन्यूमेंट है, तो ये जो मोन्यूमेंट है आज की डेट में ये प्योरली प्रोटेक्टेड है, इनको ढंग से प्रोटेक्ट किया ही नहीं जा रहा है। तो ऑलरेडी ही इनकी कंडीशन सही नहीं है, ऊपर से आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए अगर आप लुटियन दिल्ली की बात कर लीजिए, जहां पे हमारी पार्लियामेंट वगैरह है, ये सब एरिया है, वहां पे अगर देखा जाए तो उस वाले एरिया में अगर बात करें हम लोग सारे की, तो वहां पे देखिए आप लोगों ने मेट्रो कंस्ट्रक्शन के लिए मना कर दिया, उसके जो आसपास वाले एरिया में अगर देखा जाए। ठीक है, तो मेट्रो लाइन तो परमिट आप लोगों ने नहीं की, तो वहां पे आप लोगों ने प्रोटेक्ट की बात करी। 100 ऑफ रुपीज आप इन्वेस्ट करते हैं रेलवे कॉरिडोर को साफ रखने में, ये सब चीजें बनाने में, कि गंदा ना हो सब चीजें करने में, तो वो सब चीजें आपके लिए सही हैं। पर लेकिन जब आप लोग बात करते हैं यहाँ पे मोन्यूमेंट की, उनकी एस्थेटिक मतलब सुंदरता की बात करते हैं, तो वहां पे आप लोग बंगलो उनके तो बारे में आप लोग सोचते हैं, लेकिन मोन्यूमेंट के बारे में आप लोग नहीं सोचते हैं। तो ऐसा है क्या कि आप लोग बंगलो वगैरह को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं एज कम्पेयर टू जो हमारे हिस्टोरिकल कल्चर जो हमारी जुड़ी हुई है मोन्यूमेंट से, उनको आप लोग साइड में रख रहे हैं। आप लोग हाईवे ज्यादा पसंद करते हैं, मोन्यूमेंट को तोड़ के हाईवे बना देते हैं, तो ऐसा है क्या? तो ये बातें यहाँ पर बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि देखिए जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो डाइवर्सिटी है इंडिया की, वो सबको भी आप लोगों को फोकस देके चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि म्यूनिमेंट पे आप लोगों को फोकस, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को डेवलपमेंट पे फोकस देना है, तो म्यूनिमेंट पे भी फोकस देना चाहिए। आज की डेट में आप लोग उनको वैसे ढंग से नहीं रख रहे हैं, वैसे ही तोड़ फोड़ के उनकी जगह कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी दूसरी चल रही है वहां पे। और अगर इस तरीके की आप लोग बात करेंगे कि 100 मीटर भी आप लोग हटा देंगे, तो फिर तो इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, इनकी ईंट भी उठा के ले जाएंगे लोग अपने घरों में। ठीक है, तो ये बात बोली गई यहाँ पे। तो थोड़ा सा आप लोग मतलब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया कि आप लोग थोड़ा सा फोकस देके चलिए। देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आप लोगों में यहाँ पे बता देता हूँ। ये एक ऐसी मतलब आप लोग गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट इसको बोलेंगे, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो किस लिए यूज किया जाता है, जो मोन्यूमेंट है जो उनको मतलब कहाँ पे सर्वे किया जाता है, कहाँ सही है कहाँ पे गलत है, उनका प्रोटेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि साइंस वाइंस के अंडर में आता है कि साइंटिफिक चीज लग रही है मोन्यूमेंट को प्रोटेक्शन करने में, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। ठीक है, क्या करने के लिए, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च सर्वे या जो भी डेवलपमेंट होते हैं उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो सारा इसके अंडर में आता है यहाँ पर। ठीक है, जो फाउंडेशन हुआ था वो 1861 में हुआ था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, और ये इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे। तो आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में थोड़ा सा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, न्यू दिल्ली में। ओके, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई। बजट इसका लगभग 924 करोड़ है, जो कि 17-18 के बजट के हिसाब से इसको दिया गया है। ये प्रोटेक्शन करने के लिए मोन्यूमेंट को, जितने भी हमारे यहाँ पे मतलब जो जितने मोन्यूमेंट है उनको किस तरीके से प्रोटेक्शन किया जाए, किस तरीके से क्लीन किया जाए। देखिए ये टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो इसीलिए इस पर फोकस दिया जाता है।
इसके अलावा देखिए चाइना और इंडिया के रिलेशन की बात चल रही है, तो बोला जा रहा है कि देखिए 3 जो एरिया है वहां पे हम लोगों ने बिल्कुल अपोज किया है, 1 रोड 1 बेल्ट में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है। संग्रीला डायलॉग आप लोगों को बताना है किससे रिलेटेड है, ये कल आंसर दूंगा तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। संघाई कारपोरेशन में, इसमें भी हम लोगों ने काफी अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया है। देखिए चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान को हमारे साथ में रख दिया, ठीक है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरीके से एक्टिविटी हो, मतलब हमको हर जगह चाइना जब भी कोई बात आता है पाकिस्तान को हमारे साथ में कंपेयर करता है। एनएसजी को ले लीजिए, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में, वहां पे चाइना क्या कहता है, पहले पाकिस्तान को भी हमारे साथ में रखो, मतलब पाकिस्तान को भी एंट्री दो इसके साथ, बाद में जब इंडिया को दूंगा, इसीलिए उसने वहां पे इंडिया की एंट्री वो रोक रखी है। तो ये देखिए ये इशू निकल के आ रहे हैं, जिसके बेस पे अगर आज की डेट में देखा जाए, अगर इंडिया और चाइना और भूटान वाले इशू में जो हमारा मतलब एरिया है वहां पे, अगर इंडिया का एरिया देखा जाए, इंडिया के एरिया का कौन सा है, वहां पे सिक्किम वाला जो एरिया है हमारा, तो सिक्किम वाले एरिया में जो आज की डेट में कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, उन्होंने हमारी जो यात्रा होती है मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की, उस पर भी बैन लगा दिया है। तो देखिए इस तरीके से जो एक्टिविटी हो रही है तो और ज़्यादा इशू बढ़ के आएंगे, तो इन पे फोकस देकर चलना चाहिए अगर अपने इशू को ढंग से रखना। और चाइना क्या हो रहा है, और एग्रेसिव होता जा रहा है, मतलब इशू को सुधारना से तो गया और एग्रेसिव होता जा रहा है। तो देखिए कहाँ तक एग्रेसिव होता है, हमेशा से यही करता है चाइना, एग्रेसिव होता है, पड़ोसियों को डरा के रखता है। पर लेकिन अब ऐसी गवर्नमेंट नहीं है, वो भी एग्रेसिव से ही आंसर दे रही है। तो सही है, देखिए अगर एक हद तक ही लोगों को दबना चाहिए, ये थोड़ी ना कि सामने वाला अगर थप्पड़ मारने लगे और हम लोग बोले गांधी जी की तरह एक कान पे मार दे तो दूसरे कान पर भी मारे, तो ये इतनी अच्छे लेवल पर चीजें नहीं होती हैं, वरना सामने वाला कमजोर समझने लगता है, इसको ये नहीं मानता है कि ये सही आदमी है, कि चीजों को आगे तक बढ़ाने नहीं चाह रहा है, कमजोर समझने लगता है। तो ये भी एक सही डायरेक्शन में चीजें चल रही हैं। इसके अलावा देखिए सर्टिफिकेट की बात चल रही है, लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को कि जो मैरिज हैं उनका सर्टिफिकेट करना, रजिस्टर करना उनको कंपलसरी कर दीजिए। क्यों? क्योंकि कई सारी प्रैक्टिस होती है, चाइल्ड मैरिज होती है, बिगेमी होती है जिसको दुप्रथा कहते हैं, मतलब द्विविवाह प्रथा कहते हैं जिसको। इसके अलावा क्या होता है, जेंडर वायलेंस होता है सोसाइटी में, खासकर महिलाओं के खिलाफ। तो ये सब चीजें होती हैं, तो वो सब चीजों पर एक मतलब एक सबूत रहेगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, तो चीजों को टैकल करने में सहायता मिलेगी और कहीं ना कहीं ये इस तरीके के अपराध भी कम होंगे, ठीक है। तो यही बात की गई है कि देखिए ऑल इंडिया लेवल पर ये रजिस्टर होनी चाहिए, और ये किसी भी रिलीजियस से ऐसा नहीं है कि रिलीजियस बस हिंदू की होनी चाहिए या फिर मुस्लिम की होनी चाहिए, हर एक रिलीजन का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से ट्रिपल तलाक वाला इशू चल रहा था अभी मुस्लिम कम्युनिटी में, तो उसको भी फोकस देकर यहाँ पर चला जाएगा, तो वो भी चीजें टैकल करने में सहायता मिलेगी कि किसी के साथ में कुछ अन्याय ना हो। तो रिकमेंडेशन दी गई है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या बात बोली गई है कि जो कोई एक्सपायर होता है या कोई बर्थ होता है उसका भी रजिस्टर होना चाहिए और टाइम लिमिट में होना चाहिए। टाइम लिमिट दे रखी है, अगर इस टाइम लिमिट में नहीं हो रहा है तो उनके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए, ठीक है। तो विद इन मंथ होना चाहिए, तो क्या आराम से हो जाएगा। फिर विद इन अगर ईयर हो जाए तो उसको आगे अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, और आफ्टर 1 ईयर हो रहा है तो उसको जाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के पास में, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास में। तो कहने का मतलब यही है कि मैरिज, बर्थ और जो डेथ का है सर्टिफिकेट मिलना चाहिए और रजिस्टर होना चाहिए ढंग से, जिससे कि जो काफी इशू रहते हैं लैंड से रिलेटेड भी या फिर कोई भी इशू आ जाते हैं उनका अच्छे से सोल्यूशन निकाला जा सके। ओके, तो ये कंप्लीट हमारे आर्टिकल थे आज। अब देख लेते हैं न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन। पेज 1, पेज 10 और पेज 11 पर है। मोदी जी हमारी विजिट पे गए हुए हैं G20 के, ठीक है ना। वहां पे इजराइल से बाद में अब कहां पे पहुंच गए, जर्मनी। तो आप लोगों को याद रखना है जर्मनी में, ठीक है ना, हमबर्ग में 6 to 8 जुलाई तो ये मीटिंग चल रही है यहाँ पे G20 की। तो बात क्या की जा रही थी कि जो प्रेसिडेंट है जो यहाँ के चाइना के, उनके साथ में एक बायलैटरल मीटिंग होने वाली थी साइड बाई, तो वो मना कर दी गई है। ये बोला जा रहा है कि ये सही एटमोस्फेयर नहीं है, पता चला वो वहाँ पे गुस्सा हो जाए और मोदी जी गुस्से में आकर कुछ कर डाले उनके साथ में, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब यही बोला जा रहा है कि चीज़ें जो है वो थोड़ी शांत रहे, ठीक है, तो ज़्यादा इरिटेशन का माहौल ना बने वहाँ पर। तो ये बातें बोली जा रही है। इसके अलावा क्या बोली जा रही है कि देखिए बायलैटरल मीटिंग के साथ में और भी मतलब 20 बिलियन का ट्रेड चलाने की बात भी वहाँ पे और भी जिक्र किया गया है। तो ये सब चीज़ें, ये इजराइल वाला आ गया यहाँ पे, अब मतलब इजराइल वाला थोड़ा आर्टिकल आ गया यहाँ पे। इजराइल का भी जिक्र, जैसे विजिट पे थे तो इजराइल की बात आ गई, तो जो हमारे CEO भी वहाँ पे गए हैं, तो 20 बिलियन का आगे 5 ईयर में बायलैटरल ट्रेड बढ़ाने की बात चल रही है इजराइल के साथ में, ठीक है। इसके साथ में क्या है, डिफेंस में भी हम लोग उनके साथ में मिलने की बात करें। और ये है यहाँ पे हाइफा, इसका आप लोगों को याद रखना है। हाइफा में 2000 में बोल रहा हूँ, हाइफा में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी, ठीक है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात की जा रही है यहाँ पर, लगभग 1980 की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या थे, हमारे जो इंडियन हमारे सोल्जर्स थे वो लड़ने के लिए इजराइल में भी गए, अंग्रेजों के द्वारा ले जाए गए वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे एक्सपायर हुए हैं। यहाँ पर ये हाइफा ये है जहाँ पर जो मोदी जी हैं, जो सोल्जर्स हैं जो डाइड, जो हमारे इंडियन सोल्जर्स यहाँ पे एक्सपायर हुए थे, शहीद हुए थे, तो उनके लिए यहाँ पर उनको होमेज दिया जा रहा है एक तरीके से, मतलब श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो ये भी किया जा रहा है, तो आप लोग याद रख सकते हैं। ये हाइफा सिटी है एरिया है वहाँ पर। तो ये बनाया गया है वहाँ पे, जो हाइफा म्यूनसिपैलिटीज है उनके द्वारा इस तरीके का बनाया गया, जिससे कि रिकॉग्नाइज किया जा सके इंडियन शहादत को भी इजराइल में, ठीक है। तो आप लोग याद रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। पेज 1 न्यूज है। देखिए कई बार क्या होता है,
जो हमारी सोसाइटी में हम लोगों को इस तरीके के केस देखने को मिलते हैं। मान लीजिए कोई जर्नल है तो वो क्या करता है, ओबीसी का अपना सर्टिफिकेट बनवा लेता है जॉब लेने के लिए, या फिर SC ST का सर्टिफिकेट बनवा लेता है, या फिर कोई और गलत सर्टिफिकेट बनवा लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अब अगर इस तरीके कोई सर्टिफिकेट बनाता है तो उस पर अच्छे से केस किया जाएगा और सारी चीजें रद्द की जाएगी। बहुत सारे ऐसे केसेज हैं लगभग। तो क्वेश्चन दिया गया, अभी लोकसभा में भी आंसर दिया गया, तो 1832 जो अपॉइंटमेंट है वो इलीगल सर्टिफिकेट, फेक फेस कास्ट सर्टिफिकेट के बेस पर देखने को मिली। तो ये कुछ यहाँ पर डेटा दे रखे, याद करने की जरूरत नहीं है, पर ये यहाँ पर मैसेज देने के लिए कि इस तरीके की एक्टिविटी में इंडल्ज न हो, वरना करियर आपका दांव पर लग सकता है बहुत गंदे तरीके से। इसके अलावा पेज फर्स्ट पर ये न्यूज है वीवीपैट, जिसको क्या बोला जाता है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, जो मशीन है जिसको वोटिंग मशीन के साथ में ऐड करने की बात की जा रही है। तो गुजरात गवर्नमेंट ने जो पोल हुए 2017 में लोकल गवर्नमेंट के, वहां पर इनको यूज नहीं किया है। तो ये पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्यों यूज नहीं किया गया है, ठीक है। तो इलेक्शन कमिश्नर से पूछा गया है, तो इलेक्शन कमिश्नर ने काफी बच्चों की तरह एक एक्सक्यूज दिया है कि यहाँ पर जो मशीन थी वो सारी फंक्शन नहीं कर रही थी और कुछ तो बहुत ही अच्छे से लेवल में नहीं थी। तो जो जस्टिस है यहाँ पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया JS खेर है, उन्होंने बोला कि ये बच्चों वाले एक्सक्यूज मत दो और इंसानों की तरह हो जाओ, ठीक है। तो ये आर्टिकल मेरा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं था, जो डिस्कस करने का मतलब था वो ये था, सुब्रमण्यम स्वामी जी वर्सेस इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये केस था 2013 में, आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, जिसके तहत जो ये बात की जा रही है मशीन लगाने की, जो वोटर वेरीफाइबल ऑडिट ट्रायल लगाने की बात की जा रही है, वो जो कंपलसरी करने की बात की गई वो इस केस के तहत की गई। और जो नेक्स्ट इलेक्शन होने वाले 2019 में, उनमें ऑल ओवर इंडिया में इन मशीनों का यूज किया जाएगा। तो वो मशीनों का जो यूज करने की बात आई वो सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वाले केस में निकल के आई। तो ये याद रखना, आप लोग इस तरीके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। पेज 5 पे न्यूज है, देखिए इंडियन जो फैमिलीज हैं वो जो सऊदी अरेबिया में रहती हैं, तो उसके बारे में जिक्र किया गया है। उन्होंने क्या कर दिया गया कि जो काम करने वाला आदमी है वो यहाँ पर रह सकता है, इसके अलावा अगर कोई इंसान आया, उसकी फैमिली आई हुई है, बच्चे आए हुए हैं, तो उन पर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से 13 लाख जो फैमिली इंडियन वहाँ पर रहती हैं वो वहाँ पर छोड़ रही हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके की एक्टिविटी होती रहती है ये, तो मतलब काफ़ी कंट्री आप लोग समझिए, मतलब हमारे यहाँ पर कोई बाहर वाली कंट्री का इंसान आकर कितने एंजॉय करता है और बाहर वाली कंट्री में ये होता है। तो यहाँ पे बोला गया अगर वाइफ है 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, तो इस तरीके से वहाँ पे क्या करने, वो टैक्स बढ़ाने की बात चल रही है। तो जहाँ पे 100 हुआ करता था वो आज की डेट में 1200 हो गया है, इतना तक बढ़ा दिया है। अगर वाइफ है तो 100 इतना दिरहम देना, ये यहाँ की करेंसी आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे न्यूज़ में है तो रियाल करेंसी है यहाँ की सऊदी अरेबिया की, तो उसकी रेंज बढ़ती जा रही है। अगर वाइफ और बच्चा है तो 200 रियाल, 400, 600, 800 इस तरीके से बढ़ेगा। अगर 2 बच्चे हैं उसके साथ में, अगर 3 चिल्ड्रन है, अगर 4 चिल्ड्रन है, तो इस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखिए क्या होता है आगे, अभी तक तो ये बात चल रही है। चलिए आगे, ये इन्फॉर्मेशन थी, आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए पेज 9 और पेज 13 पर न्यूज़ है, इंडिगो जो है, इंडिगो बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ और किसके द्वारा फॉर्म की गई है, ये इंडियन है या कोई आउटसाइड है, वैसे इंडिगो लिख रहा है यहाँ पे। चलिए जो भी है, तो जो एयर इंडिया है जिसको डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इंडिगो क्या चाहता है, उसको खरीदने की बात कर रहा है। एयर इंडिया के शेयर देखिए आप लोगों को सबसे नीचे नजर आएंगे यहाँ पे, ठीक है। जेट के देख लीजिए, अदर के देख लीजिए, इंडिगो के सबसे ऊपर है। तो इंडिगो जो है वो खरीदने की बात कर रहा है एयर इंडिया को, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं वांट टू ग्लोबल ऑपरेशन ऑफ एयर इंडिया। तो देखिए किस तरीके से अब ये डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं और किस तरीके से खरीदा जाता है, वो आगे हम लोग देखेंगे, देखने को मिलेगा हम लोगों को। बेसल सिटी के बारे में मैंने पूछा था, बेसल स्नोम जो बैंक में भी, जो बैंक से कनेक्टेड है याद रखिएगा, तो वो स्विट्जरलैंड में है। 13th अमेंडमेंट 1962, 371 जो अमेंडमेंट आर्टिकल ऐड किया गया यहाँ पे नागालैंड से रिलेटेड है। जिस तरीके से 370 मैंने आप लोगों को बोला था जम्मू कश्मीर से, नागालैंड से है, ठीक है। रेट इन्फ्लेशन की बात की थी, इंडिया में क्या है रेट का इन्फ्लेशन, वो देखिए 4 रखा गया है +-2, मतलब 2 से और 6 की रेंज में रखा गया है इन्फ्लेशन जो होता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है रेंज ऑफ इन्फ्लेशन इंडिया में। इसके अलावा जो है इन्फ्लेशन जो नापा जाता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स से नापा जाता है। इनका बेस ईयर भी चेंज कर दिया गया है, 2011-12 अब इसका हो गया है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में स्टार्ट हुआ था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के टेन्योर में, ओके। इसके अलावा मैंने आप लोगों से हॉट स्पॉट पूछा था, इंडो बर्मा रीजन में एक माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा ईस्टर्न हिमालयाज में माना जाता है, इसके अलावा वेस्टर्न घाट और ये माना जाता है। वैसे कंफ्यूजन रहता है कई बार, ये देखिए ये तो ईस्टर्न जो हिमालय वाला है, मतलब ईस्टर्न हिमालय और पूरा ये तो एक ये एरिया में आ जाता है। 2 माने जाते हैं, कभी कभी 3 माने जाते हैं, पर आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन इसके बारे में होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सा एरिया है, तो बर्मा वाला एरिया हो गया, बर्मा भूटान वाला एरिया हो गया, ये ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट। तो मतलब 2 तो कम से कम यहाँ पे मान ही सकते हैं आप कंप्लीट एरिया में, ठीक है ना। ईस्टर्न घाट नहीं है, याद रखिएगा वेस्टर्न घाट है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को जैसे बोला है कि अगर कोई भी आप लोगों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।